नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात ट्रांसफर और ट्रांसफर पर जारी तकरार की। करीब 2 साल बाद छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर शुरू होने जा रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। सरकार जल्द ही इस पर एक बैठक कर फैसला कर सकती है। सरकार ट्रांसफर को जरूरी बता रही है तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 2 साल बाद बंद पड़ी ट्रांसफर प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है। बघेल सरकार अगले महीने से ट्रांसफर शुरू कर सकती है। रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार जल्द ही बैठक कर इस पर फैसला करेगी। वैसे प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू करने के पीछे मंत्री ने दलील दी कि कई लोगों के रिटायर होने और एक ही जगह पर जमे होने की वजह से ट्रांसफर जरूरी है। अभी भी कोरोना का ये संक्रमण लगभग बढ़ रहा है। परिस्थितियां क्या बनती हैं ये आने वाले समय में पता लगेगा। उसके बावजूद भी चूंकि बहुत सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त भी होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमको इसको करना पड़ेगा। तो शायद ये अप्रैल माह में इसकी बैठक हो और इस बारे में कोई सुविचारित नीति से हम लोग काम करेंगे। एक तरफ जहां सरकार ट्रांसफर को जरूरी बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में ट्रांसफर रुका नहीं बल्कि भीतर खाने हो रहा है। कौशिक ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत में फर्क है। अधिकारियों में अनिश्चितता का माहौल है। जिस प्रकार से अधिकारियों में कि ट्रांसफर की जो पॉलिसी सरकार कर रही है, तो अधिकारियों में भी इस बात को लेकर के अनिश्चितता रहती है और इसलिए वो भी रूटीन कार्य को छोड़ करके आपको प्रदेश में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि जिसको ये कहा जा सके कि 2 साल की उपलब्धि है। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना का हवाला देकर ट्रांसफर नहीं हुए थे और इस वजह से सरकार को करीब 180 करोड़ रुपयों की बचत हुई थी, जबकि ट्रांसफर के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया था। मगर वित्त विभाग के अधिकारियों ने कोरोना काल में ट्रांसफर पर होने वाले बजट को बचाने की दलील दी थी, जिसे जीएडी विभाग ने भी मान लिया था। मगर अब देखना यह है कि ट्रांसफर खुलने के बाद क्या माहौल देखने को मिलेगा और क्या वाकई अफसरों में ट्रांसफर को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। 2 साल बाद ट्रांसफर खुलने जा रहे हैं। सरकार एक बैठक करेगी, जल्द फैसला हो सकता है। 2 साल से ट्रांसफर नहीं हो पाए। पिछले साल भी ट्रांसफर कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे और एक आंकड़ा बताता है कि करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकार को बचत हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफर में बहुत पैसा खर्च होता है। एक बड़ा हिस्सा बजट का जाता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग जी, सुशील जी, राम अवतार सर, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल सुशील जी आपसे। सुशील जी, आपसे मैं सवाल लेता हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि आपत्ति बीजेपी ने जताई है, तो पहला सवाल अनुराग जी से हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अनुराग जी, ट्रांसफर तो सर सतत प्रक्रिया होती रहनी चाहिए। अधिकारी यहां से वहां होते हैं तो ज्यादा बेहतर काम हो पाता है। एक जगह फिर वो वर्चस्व खड़ा हो जाता है, रौब रसूख और दूसरी चीजें, भ्रष्टाचार की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो फिर ट्रांसफर पर आपत्ति क्यों है? आसिफ जी, आपत्ति का विषय नहीं है। किसी भी सरकार का ये नैतिक अधिकार भी है और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी भी है कि स्थानांतरण होते रहे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2.5 वर्षों के अंदर इस प्रदेश के अंदर स्थानांतरण हुए हैं और सरकार आज ये हवाला दे रही है कि हमने कोविड के कारण स्थानांतरण नहीं किया, अब बैन हटेगा, फिर हम स्थानांतरण करने वाले हैं, तो मुझे लगता है जो पिछले 2.5 साल में इस प्रदेश के अंदर तबादला उद्योग चला है और जिसके बारे में कई बार आंकड़ा बताया जाता था कि ये 10,000 करोड़ के आसपास का उद्योग है, तो इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति रही है। कई बार तो प्रशासनिक जो ट्रांसफर है उसमें यदि IAS IPS का हम आंकड़ा लें तो जो औसत समय रहता था पहले 2.5 साल का, वो अब घट के 1 साल हो गया है। उसी तरीके से जो सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं उनका भी ये 7 महीने 10 महीने के अंदर अंदर वो उनका स्थानांतरण हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो एक स्टेबिलिटी रहती थी ट्रांसफर को लेकर, ये या कोई नियम रहते थे, कायदे रहते थे, उसकी धज्जियां पहले उड़ी हैं
और अब सरकार बोल रही है कि हमने पहले ट्रांसफर नहीं किए, अब हम बैंक खोलेंगे तब ट्रांसफर करेंगे। इस बीच में कोविड पीरियड में अनेकों लिस्ट आई है जिसका उल्लेख मैं कर सकता हूँ कि कब कब कौन कौन सी सर्जरियां हुई है, उसका डिटेल आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। नहीं, उसमें कई थाने चौकी और IAS IPS के ट्रांसफर की लिस्ट मेरे पास भी है सर। उसके अतिरिक्त भी स्थानांतरण हुए, कई टीचर्स के स्थानांतरण हुए, मेडिकल विभाग तक के स्थानांतरण हो गए कोविड पीरियड में। आसिफ जी, बहुत सारे आंकड़े हैं। और दूसरी बात ये कि जहां तक सरकार के रेवेन्यू का प्रश्न है कि पैसा बच रहा है, तो मुझे लगता है कि पैसा तो सिर्फ प्रशासनिक स्थानांतरण यदि करेंगे तो उसमें पैसा बच सकता है। यदि स्वैच्छिक स्थानांतरण किया जाए तो ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, उसमें तो पैसा भी नहीं लगता है सरकार का। तो ये जो उद्योग चल रहा है वो स्वैच्छिक स्थानांतरण के नाम पे चल रहा है। मैं आता हूं आपके पास अनुराग जी। अब मैं सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, स्थानांतरण से दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप अनुराग जी ने लगाए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कोविड काल में इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर हुए नहीं हैं। हालांकि हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हुए नहीं हैं। उसके बावजूद वो बता रहे हैं कि उससे पहले जो ये ट्रांसफर नाम का उद्योग चला, ये इतना फला फूला कि करीब 10,000 करोड़ का ये उद्योग हो गया छत्तीसगढ़ में। ऐसा आसिफ जी कि श्री अनुराग सिंहदेव जी अपने सरकार के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। पिछले 15 साल में इन्होंने यही तो किया ना। पिछले 15 साल में ट्रांसफर का उद्योग चला रहे थे, इसलिए उन्हें हर चीज में भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी, ट्रांसफर उद्योग, ये इनकी गलती नहीं है। पिछले 15 साल में इनकी आदत हो गई है, इसलिए हर चीज में इनको उसी नजरिए से देखेंगे। आसिफ जी, पिछले 2 साल से इस प्रदेश में ट्रांसफर नहीं हुए। ट्रांसफर की सरकार एक नीति बनाती है, एक नीति निर्धारित की जाती है। और ट्रांसफर आवश्यक क्यों होते हैं? आवश्यक इसलिए होते हैं कि प्रशासनिक कसावट के लिए ट्रांसफर जरूरी होते हैं। कहीं कहीं पे कर्मचारियों की मांगे होती है, उनकी निजी जरूरतें होती है, वे चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर किया जाए। कहीं कहीं पे पति पत्नी अन्यत्र रहते हैं, उस स्थिति में भी ट्रांसफर चाहते हैं। तो ट्रांसफर सरकार की और कर्मचारियों की दोनों की जरूरतें होती है। और इसलिए हर वर्ष एक परंपरा रही, खाली छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश की राज्य सरकारें हर वर्ष साल में एक बार ट्रांसफर खोलती है। नीति बनाई जाती है, मंत्रिमंडलीय समिति नीति बनाई जाती है। भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग, ये भारतीय जनता पार्टी की उनकी अपनी निजी अनुभव है। 15 साल तक वही किया इन्होंने। जहां तक कोरोना काल में ट्रांसफर का सवाल है आसिफ जी, तो मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि यदि आपको कहीं तैनात किया गया है तो जिन उद्देश्यों को लेकर आपको तैनात किया गया है उन उद्देश्यों को पूर्ति आपको करनी होगी। यदि आप काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जिलाधिकारी हों, चाहे आप पुलिस के आला अधिकारी हों या फिर तहसील के आला अधिकारी हों, आपको हटाया जाएगा। और कोरोना काल में जिन लोगों ने भी बेहतर ढंग से, संकट का समय था, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उन लोगों को हटाया गया। वो सामान्य दांडिक प्रक्रिया है। लेकिन ट्रांसफर के लिए नीति बना के खोला जाता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। प्रशासनिक कसावट के लिए आवश्यक है। कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह जो स्थान पूर्ति के लिए ट्रांसफर किया जाता है। कुछ कर्मचारी चाहते हैं, अपने घरों से दूर पड़े हुए हैं वर्षों से, वो चाहते हैं ट्रांसफर हो, तो मानवीय दृष्टिकोण से भी ट्रांसफर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दरअसल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी, इसलिए उन्हें सुबह शाम दिन रात, अभी ट्रांसफर की सरकार ने, एक माननीय पत्रकार साथी ने मंत्री जी से पूछा कि क्या ट्रांसफर हो सकते हैं, क्या 2 वर्ष से बंद थे, तो मंत्री जी उसका जवाब देते हुए इस चीज को रखा। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें भ्रष्टाचार खोज रही है। दरअसल हुआ यह है कि उसी भ्रष्टाचार के आकंठ में जो डूबे हुए हैं, तो इनको दिन रात सोते जागते वही दिखता है। ठीक सर, मैं आ रहा हूं आपके पास इस पर। सुशील जी, के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, राज्य की बेहतरी के लिए कार्य। सुशील जी, आता हूं मैं इस पर आपके पास। राम अवतार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार सर, देखिए, पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है। एक भी ट्रांसफर के लिए पैसा यहां से वहां नहीं होता, पैसे की ऑफरिंग नहीं होती, पैसा की डिमांड नहीं की जाती। ऐसा तो राम राज्य में हुआ होगा सर, उसके बाद से तो ऐसा लगता नहीं है। हालांकि कोई गारंटी के साथ कोई सामान ये दस्तावेज रख दे तो बात अलग है, लेकिन सीधी बात यह है सर कि ट्रांसफर तो होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो फिर भ्रष्टाचार की आशंकाएं, फिर वो जमावट वहां पर ज्यादा दिनों तक वो उस आशंकाओं को पैदा करती है। और दूसरी तरफ एक बात ये, जैसा अनुराग जी बता रहे हैं कि IPS IAS अधिकारी करीब करीब औसतन 1 साल ही अपने पोस्टिंग पर रह पा रहे हैं, तो ऐसे में 6 से 8 महीने तो सर इलाके को समझने में लग जाते हैं, वो कलेक्टर हो चाहे SP हो। इतनी तेज अगर ट्रांसफर होगा तो काम कैसे चलेगा? देखिए आसिफ जी,
हम ये हर साल की प्रक्रिया है, नए वित्तीय वर्ष और स्कूल खुलने के पहले ये तबादले, प्रशासनिक तबादले होते हैं ताकि जो परिवार जाए भी वो अपनी सुचारूपूर्ण व्यवस्था हो जाए और सरकार जो अपनी प्लानिंग बना रही है उसको जमीनी तौर पर उतार सके। इसलिए हर सरकार में ये प्रक्रिया की जाती है, इसी समय की जाती है और इस तरह के आरोप विपक्ष में कोई भी रहे ये लगाते हैं। इस बार ये हुआ है, कोरोना के कारण तबादले नहीं हुए हैं, उसके कारण लोगों को परेशानी है, तो ये खुलनी चाहिए, परंतु ये उद्योग का रूप ना ले। अभी बहुत सारे लोग जिनको तबादला कराना है उनके तबादले नहीं हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और दलालों के चक्कर काट रहे हैं। कम से कम एक सरकार नीति बना देगी कि इतने % होंगे, ये प्रक्रिया रहेगी, तो उसके तहत जिनकी प्रक्रिया बनता है जो एक नियम कानून के तहत हो पाएगा, होनी चाहिए तबादला। दूसरी बात, एक अनुराग जी ने सही की बात कही कि IAS IPS के जो तबादले हो रहे हैं वो तबादले में जो निर्धारित प्रक्रिया होती है, नैतिक बनाया गया है कि 2 साल कम से कम अफसर 1.5 साल रहें, वो बड़ा जल्दी तबादला हो रहे हैं बड़े पदों में, कलेक्टर, SP और पूर्ण पदों में। ये इससे अधिकारियों को जिस तरह की भावना होनी चाहिए, काम कर पाए, रिजल्ट ला पाए मैदान में, वो नहीं लगा पा रहे हैं। वो एक सरकार की कमजोरी है, ये बात सही है। और बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग में बहुत ज्यादा पारदर्शिता और प्लानिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रामावतार सर, बीच में आपने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया कि लोग दलालों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो जिम्मेदारों और जरूरतमंदों के बीच में ये वर्ग सक्रिय है क्या आज भी? देखिए, सरकार कोई भी रहे, जो इस तरह के दलाल हैं और ये प्रक्रिया है और वो सब चलते रहता है, वो हिस्सा है, काम का हिस्सा रहता है, उसमें कौन कितना रोक पाता है, किसकी कितनी बदनामी होती है और किस तरह के नियम प्रक्रिया बने हैं, ये देखना है। सरकारें बदलती हैं, सरकारें वही काम करती हैं, फिर एक दूसरे का आरोप लगाते हैं, पर जो प्रक्रिया है उसमें किसी की परेशानी खड़ा ना हो और कोई इस तरह का एक बड़े रूप में ना ले, दलालों के चक्कर में ना। इसलिए सरकार को सुविचारित, स्पष्ट, पारदर्शिता की नीति बनानी चाहिए, जिससे वास्तविक जरूरतमंद बहुत सारे लोग हैं। नहीं, उसमें तो फिर सवाल ये भी है रामावतार सर, अगर दलाल सक्रिय हैं या दलालों का अस्तित्व अभी जिंदा है, मैदान में भेजें, वो भेज पाए। नहीं रामावतार सर, इसमें मजेदार बात यह है कि अगर दलाल सक्रिय हैं, उनका अस्तित्व आज भी अगर जिंदा है, तो बीच का ये सारा पैसा अकेले दलाल तो अपनी जेब में नहीं डालते होंगे, और ये पैसा अगर कुछ कहीं जा भी रहा है तो फिर अगला आदमी क्यों चाहेगा कि ये प्रक्रिया बंद हो जाए? वो भी बड़ा दिलचस्प चीज है। कुल मिला के देखिए सुशील जी, पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता बनी रहे, इस बात की चुनौती है सरकार के सामने, और चूंकि सरकार में आप हैं इसलिए सवाल आपसे है। बिल्कुल आसिफ जी, और ये पारदर्शी देखिए, जब हमारी सरकार ने पहली बार, एक ही बार हमारी सरकार ने ट्रांसफर में जो बेन था उसको खोला था कुछ महीने के लिए, तो स्पष्ट तौर पर नीति बनाई गई थी। मंत्रिमंडल की उपसमिति ने नीति बनाया था किन किन आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे, जो लोग ट्रांसफर के आवेदन देंगे उसको किस आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। स्पष्ट तौर पर उस नीति का पालन किया गया और पूरी कड़ाई के साथ निर्धारित समय के बाद में ट्रांसफर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 2.25 साल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो ये दलाल उद्योग चल रहा था, ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, उसमें पूरी तरीके से विराम लगाया गया। आज की तारीख में मैं इस चीज को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार के दलाल नाम के जो तत्व हैं वो कम से कम सरकारी अमले में देखने को नहीं मिलते हैं। और सरकार अब की बार भी ये ट्रांसफर को खोलेगी तो स्पष्ट तौर पे नीति बनाई जाएगी किस आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे और किन किन जरूरतों के आधार पर किन किन जरूरतों को पूरा करेंगे, उनके आवेदन को उस हिसाब से स्वीकार किया जाएगा और एक निर्धारित तिथि के बाद ट्रांसफर बंद कर दिए जाएंगे। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर की बात, जैसा अभी आप कर रहे थे या रामावतार जी कर रहे थे, कुछ एक कलेक्टर को बदला गया है। प्रदेश में हर एक कलेक्टर को 8 महीने बाद या 1 साल बाद 1.25 साल बदल दिया गया है, यह गलत बात है। कुछ एक कलेक्टरों को बदला गया, लेकिन फिर भी यदि आपको महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी दी गई है तो आपको डिलीवरी देनी होगी। जिन उद्देश्यों को लेकर आपको जिले की कमान दी गई है उन उद्देश्यों को पूर्ति करनी होगी। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करना, क्रियान्वित करना, उनकी मॉनिटरिंग करना जिलाधिकारी का, प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व होता है। और जो उसमें असफल साबित होगा तो हमें इंतजार नहीं करें कि इनको 2.5 साल का अवसर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे लोगों को उसका बात ठीक है, चूंकि आपने जनता से वोट मांगा है, जनता ने वोट
आपको दिया है, अधिकारियों को नहीं दिया, और ये अकाउंटेबिलिटी ये आप ही पर है कि आप काम कराएं। उसमें अगर अधिकारी आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं या आप जो मंशा चाहते हैं उस मंशा से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी योजनाएं लागू नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप उसके अधिकारी भी हैं, आपको संविधान अधिकार भी देता है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। रामावतार सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अनुराग जी आपके पास आता हूं। जी सर। देखिए, ये बात तो सरकार तो प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े स्तर, कलेक्टर, एसपी, सीओ है, उन पदों के लिए सरकार को अभी भी जो एक मापदंड लेकर और एक प्लानिंग लेकर और साफ सुथरे अफसरों को पोस्टिंग की जानी चाहिए और एक उनको अवसर देना चाहिए। ये बातें कहीं न कहीं अभी जो नौकर साहब उनको चूक रही है और दिख रही है, ये चर्चा में है। इस पर अगर ठोस तरीके से किए जाए तो ज्यादा फायदेमंद सरकार को होगा। दूसरी बात, निचले स्तर पर तबादले वास्तविक में नहीं हुए हैं, उसको खुलना चाहिए। उसमें अभी तक जो दलाल हैं जो घूम रहे थे वो निश्चित तौर पर नहीं घूम रहे, वो सही है, परंतु बड़े स्तर पर जो अधिकारियों में अनिश्चितता है, क्या पता कौन अधिकारी कब तक रहेगा, कब चल देगा, तो काम किस मंशा से करेगा, तो उस मंशा को कहीं न कहीं सुशील जी, एक मिनट, ये ऊपर स्तर का मामला है, ऊपर को ठीक करना पड़ेगा। ठीक, अनुराग जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं सर। आपके पास कोई गड़बड़ी, कोई शिकायत, किसी दलाल के सक्रिय होने, पैसे के लेन देन, इस पर जानकारी मिलती है तो निश्चित तौर पर आप उसमें विपक्ष हैं, आपकी भूमिका है, आपका अधिकार भी है। लेकिन सरकार सीधा वही कह रही है कि जनता ने जब हमको वोट दिया, हमारी जब सरकार बनी, हम अकाउंटेबल हैं सरकार, जनता के प्रति हमें जवाब देना पड़ेगा। तो फिर उसमें अगर कोई भला काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटाना पड़ेगा, नई पोस्टिंग करनी पड़ेगी। आसिफ जी, सबसे पहले तो मैंने डिबेट के शुरू में ही ये बात कह दी थी कि ट्रांसफर करना किसी भी सरकार का अपना अधिकार है, वो प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए काम कर सकती है। लेकिन अब मैं फिर से सुशील शुक्ला जी के अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसको मैं कोट करना चाह रहा हूँ। उन्होंने अभी कहा कि प्रशासनिक अधिकारी ठीक तरीके से यदि काम नहीं करेंगे तो 2.5 साल हम इंतजार नहीं करें। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पदस्थ कलेक्टर, एसपी और इस तरीके के सीईओ जो जिला पंचायत के हैं, ऐसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका लगातार ट्रांसफर हो रहा है। मतलब इनको अपने प्रशासनिक मशीनरी के जो मुख्य कर्ता धर्ता है उन पर विश्वास नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि कोविड पीरियड हमने हटा दिया, 1 साल का कोविड पीरियड हमने हटा दिया। पिछले 1.25 साल के अंदर यदि क्या 40,000 स्थानांतरित कोई अधिकारी काम नहीं करेगा, अपने क्या 40,000 नहीं करेगा, सुशील जी आता हूं, एक मिनट सुशील जी, और टोटल नंबर मैं मेरे बीच में बोला नहीं। सुशील जी एक मिनट, सुशील जी सुन लीजिए, योजनाओं की उस अधिकारी आसिफ जी, सुशील जी एक मिनट, सुशील शुक्ला जी की सारी आपने जो बातें रखी है सर उसमें सवाल तो सुन मेरे लीजिए। ख्याल से मेरी बात सुनना चाहिए। एक मिनट सुशील जी प्लीज सर, आपको पीड़ा क्यों हो रही है? तो सुशील जी सुन लीजिए ना, क्या दिक्कत है या क्या आपत्ति, सुन लीजिए। अच्छे काम कर रहे हैं, आधे से अधिक कलेक्टर, आज 10-5% सुशील जी प्लीज सर, प्लीज अधिकारी हटाए गए हैं। सुशील जी एक मिनट सर, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए। सुशील जी आवाज नहीं पहुंच रही, क्या लगता है सुशील जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है? बीच में इशारा भी कर सुशील जी। अनुराग जी आप बोलिए। कुल छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की संख्या 5 लाख है। यदि 40,000 स्थानांतरण होता है और उसमें आप निकाल दीजिए हेल्थ के और शिक्षा के 3 लाख निकाल दीजिए, यानी 2 लाख में यदि एवरेज निकाल ले, हम कुछ टीचर्स को भी निकाल लेंगे, कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी निकाल लें, तो ये 40,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है, एक बड़ा आंकड़ा है। और निश्चित रूप से यदि देखिए स्थानांतरण यदि कहीं पर कोई रिटायर हो गया उसकी पूर्ति के लिए हो, कहीं कोई प्रमोशन करना है उसकी पूर्ति के लिए हो, कहीं पर कोई स्टैब्लिशमेंट के लिए यदि स्थानांतरण करना है तो वो तो होना चाहिए। और उसका भी एक औसत है कि 15% से अधिक स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले बार जब इन्होंने इरिगेशन में स्थानांतरण किया तो मुझे ध्यान है कि चपरासी से लेके चीफ इंजीनियर तक, ईएनसी तक बदले गए थे। एक सिरे से ये स्थानांतरण करते हैं, तो ऐसे कई विभाग में बता सकता हूं जिन्होंने सिरे से स्थानांतरण किया।
अब ये हो सकता है कि प्रशासनिक रूप से वैसे हमको अनुराग जी अभी इंतजार करना चाहिए, और इंतजार इस बात का कि अब जो स्थानांतरण नीति सरकार लाती है क्या है, कितनी बड़ी तादाद में स्थानांतरण हो रहे हैं, आवश्यकता उसकी है कि नहीं है, वो बाद में एक बहस का विषय बनेगी। अभी तो सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, मुझे आपको इन चीजों पर नजर रखनी, मुझे घड़ी पर भी नजर रखनी पड़ती है। देश दुनिया की आगे भी बड़ी खबरें जो हमको दर्शकों तक पहुंचानी। बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी, सुशील जी और रामावतार सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।